दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 6 एसएसटी की, जो अभी इसका एक पार्ट हमने कंप्लीट करा है। अब इस भाग में हम जल प्रबंधन से शुरू करेंगे, जो कि हड़प्पावासी या हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। हड़प्पावासी जल प्रबंधन और स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे, यानी कि उनके लिए साफ़ सफाई और जल प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी। उनके घरों में स्नान के लिए अलग से स्नानागार हुआ करते थे। ये नगर जल निकास प्रणाली से जुड़े थे, यानी कि यहाँ पे जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी, जो साधारणतः सड़कों के नीचे होती थी, जिनमें अपशिष्ट जल बहा करता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले की जो व्यवस्था विकसित हुई थी, वहाँ पे आधुनिक जल निकास की प्रणाली का प्रारंभ देखा जाता है। यहाँ पे आपको पिक्चर में गुजरात के लोथल में एक साइट दिखाई दे रही है, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इसमें जल निकास का उत्तम प्रबंध दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो में लोग ईंटों से बनाए कुओं से पानी निकाला करते थे, यानी कि मोहनजोदड़ो में लोग किससे पानी निकालते थे? जो कुएं उनके होते थे ईंटों से बने होते थे, यानी कि पक्के कुएं होते थे। किंतु अन्य क्षेत्रों में तालाब, पास के झरनों अथवा मानव निर्मित जलाशयों से जल निकास की व्यवस्था की जाती थी। धौलावीरा, जो कि गुजरात के कच्छ में है, में 73 मीटर लंबा सबसे बड़ा जलाशय मिला है। यानी कि आपसे अगर कहा जाए तो अभी तक हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा जलाशय किस स्थान पर मिला है, तो धौलावीरा में मिला है। और इसकी लंबाई कितनी है? 73 मीटर लंबी है। जलाशय क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से बनाए गए ऐसे स्थान जहाँ पे जल का भंडारण किया जाता है। धौलावीरा में पत्थरों यहाँ तक कि चट्टान को काटकर कम से कम 6 विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया था। इनमें से अधिकांश को कुशल जल संचयन और वितरण के लिए भूमिगत नालियों से जोड़ा गया था, यानी कि अंडरग्राउंड नालियों के द्वारा इनको जोड़ करके जल निकास की उत्तम व्यवस्था की गई थी। इस चित्र में आप फिर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको धौलावीरा में चट्टान को काटकर बनाए गए 33 मीटर लंबे विशाल जलाशय को दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ईंटों का प्रयोग किया गया है और इसको लगभग आयताकार रूप से निर्मित किया गया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि उनको बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करने की जानकारी थी। अब अगर हम बात करें कि हड़प्पा वासियों के खान पान की, तो हड़प्पा में रहने वाले लोग क्या खाते पीते थे? हड़प्पा वासियों ने अपनी अनेक बस्तियां बड़ी और छोटी नदियों के किनारे बसाई थी। हमने इस विषय पर पहले भी बात कर रखी है कि ज़्यादातर प्राचीन समय में जो व्यवस्थाएं विकसित हुई, खास करके हम अगर सिंधु सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की बात करें, तो इनका विकास नदियों के किनारे ही क्यों हुआ होगा? इसके पीछे का क्या कारण है? उसी प्रकार से हड़प्पावासी भी नदियों के किनारे ही बसे थे। तो नदियों के किनारे होता क्या था? सिर्फ जल के स्रोत तक आसानी से पहुंच के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि के नज़रिए से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प होते थे, क्योंकि नदियां अपने आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाती थी। और पुरातात्विक खोजों के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि हड़प्पावासी दलहन और अनेक किस्म की सब्जियों के अतिरिक्त, यानी कि अनेक किस्म की सब्जियों के अतिरिक्त वो जौ, कुछ मोटे अनाज, बाजरा, कभी कभी धान, गेहूं जैसे अनाजों की खेती करने के भी साक्ष्य वहाँ पर दिखाई दिए हैं। यूरेशिया में कपास उगाने में भी वे सर्वप्रथम थे, यानी कि यूरेशिया में अगर देखा जाए कि किस सभ्यता में सबसे पहले कपास यानी कि कॉटन का प्रोडक्शन शुरू हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता में ही शुरू हुआ था, जिसका उपयोग कपड़े बुनने में किया करते थे। उन्होंने हल सहित खेती के कई उपकरण बनाए थे, यानी कि हल सहित उन्होंने खेती के कई सारे उपकरण बनाए थे, जिनमें से कुछ का उपयोग आधुनिक समय में भी किसानों के द्वारा किया जा रहा है। इस चित्र में आप देखेंगे कि हड़प्पा वासियों के द्वारा बनाया गया मिट्टी का हल कैसा था। अगर इस चित्र को आप ध्यान से देखें तो लगभग ये आधुनिक किसानों के द्वारा, अब तो खैर चलन में नहीं है, अब तो ज़्यादातर खेती कृषि यंत्रों के द्वारा बैल वगैरह, हल वगैरह को हटा दिया गया है। बहुत छुट-पुट चाहे दिखाई दें, बाकी ज़्यादातर अब खेती मशीनों के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा होने लगी है। लेकिन पुराने टाइम के जो हल यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में मिले थे, जो कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ऐसी प्रतिकृति, ऐसा प्रतिरूप आज भी हलों में इस्तेमाल होता है।
यह गहन कृषि गतिविधि सैकड़ों छोटे ग्रामीण स्थलों अथवा गांवों द्वारा संचालित की जाती थी। यानी कि यहाँ पर जो गहन कृषि होती थी या कृषि से संबंधित जो गतिविधियाँ होती थी वो कई छोटे ग्रामीण स्थलों अथवा गांवों द्वारा संचालित होती थी। अभी की तरह तब भी ग्रामीण क्षेत्रों से पर्याप्त कृषि उपज प्रतिदिन उपलब्ध होने पर ही नगर जीवित रह सकते थे। यानी कि उस टाइम पर भी मांग इतनी ज़्यादा थी कि जब तक पर्याप्त उपज नहीं होगी तब तक लोगों का गुजर बसर करना, जीवन यापन करना संभव नहीं रह पाएगा। हड़प्पा वासियों ने मांस के सेवन के लिए अनेक पशुओं को पाला और मछलियों के लिए वे नदियों एवं समुद्रों पर निर्भर रहते थे। यानी कि यहाँ पे एक बात और सामने आती है कि वे मांसाहारी भोजन भी करते थे। यानी कि हड़प्पा वासियों ने पशुओं के साथ साथ मछलियों के पालन के लिए नदियों और समुद्रों का प्रयोग किया था। खुदाई में बड़ी संख्या में पाई गई पशुओं की हड्डियां और मत्स्य जीवाश्म से इसके बारे में साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा वासियों के खाना पकाने के पात्रों में क्या होता था? मिट्टी के पात्रों की वैज्ञानिक जांच से कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जिनमें प्रत्याशित यानी कि दुग्ध उत्पाद और अप्रत्याशित जैसे कि हल्दी, अदरक और केले दोनों प्रकार के अवशेष मिले। यानी कि हड़प्पा वासियों के पात्रों की अगर जाँच की गई तो जांच में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिनकी हमें उम्मीद थी वो तो मिले ही हैं, साथ में हमें वहाँ से ऐसे भी चीज़ें उनके बर्तनों से मिले हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, जैसे कि हल्दी, अदरक और केले भी वहाँ पर जांच में पाए गए हैं। अब यहाँ पे हड़प्पा वासियों की ट्रेडिंग व्यवस्था भी बहुत ही सक्रिय थी। हड़प्पा वासी न केवल अपनी सभ्यता आसपास या बहुत दूर के अन्य नगरों में बल्कि भारत के भीतर और बाहर की अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ भी सक्रिय रूप से व्यापार किया करते थे। यानी कि यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि हड़प्पा वासी भारत के अंदर और अपने आसपास के क्षेत्रों में व्यापार तो करते ही थे, साथ साथ वे भारत के बाहर के क्षेत्रों में भी व्यापार किया करते थे। उन्होंने आभूषण, लकड़ी जैसे दैनिक उपयोगी कुछ वस्तुओं, संभवतः सोने अथवा कपास और कुछ खाद्य वस्तुओं का निर्यात किया। यानी कि इन सारी चीज़ों को निर्यात भी करते थे। इनके सर्वाधिक प्रिय आभूषण की अगर बात करें तो उनमें कार्नेलियन के मोती, यानी कार्नेलियन के मोती। कार्नेलियन क्या होता है चलो हम देखते हैं। यानी कि प्रिय आभूषण में कार्नेलियन के मोती, जो अधिकतर गुजरात में पाए जाने वाले लाल रंग के अल्प मूल्यवान पत्थर होते थे। यानी कि कार्नेलियन क्या होता था? गुजरात में पाया जाने वाला लगभग अल्प मूल्यवान पत्थर, जिसका हड़प्पावासी आभूषण बनाने में प्रयोग करते थे, जो कि उनका एक प्रिय आभूषण था। हड़प्पा के कारीगरों ने उनमें छेद करने की तकनीक की भी विकसित की थी ताकि धागे को डालकर उन्हें तरह तरह से सजाया जा सके। उन्होंने शंखों से बहुत सुंदर चूड़ियाँ भी बनाई। चूँकि शंख का खोल सख्त होता है, अतः उन चूड़ियों को बनाने के लिए परिष्कृत तकनीकी की भी आवश्यकता होगी। यानी कि सख्त चीज़ में जैसे कि शंख के खोल में छेद करने के लिए कुछ बेहतरीन टेक्नोलॉजी का ज़रूरत पड़ती होगी। यह स्पष्ट नहीं है कि हड़प्पा वासियों ने निर्यातित वस्तुओं के बदले में किस प्रकार का आयात किया। संभवतः यह तांबा हो सकता है, क्योंकि यह धातु सामान्यतः उनके पास बहुतायत में उपलब्ध थी। यानी कि व्यापार में जाहिर सी बात है कि जो भी सामान आप बेचेंगे तो आज तो चलो पैसे का बेहतर मुद्रा प्रणाली का एक बेहतरीन विकास हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा था नहीं। तब बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि आप मुझे कोई वस्तु देंगे तो उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु आपको दूंगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हड़प्पा वासियों के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उन्होंने आयात निर्यात के बदले में तांबे का बहुतायत में इस्तेमाल किया हो, क्योंकि यह उनके पास अधिकाधिक मात्रा में उपलब्ध पाई गई है। हड़प्पावासी मुलायम धातु तांबे की कलाकारी में कुशल थे। तांबे में टिन मिलाने पर कांस्य धातु बन जाती है, जो तांबे की तुलना में कठोर होती है। हड़प्पावासियों ने उपकरण तथा बर्तन बनाने में कांसे का उपयोग के बाद में हम इनकी कुछ छोटी प्रतिमाएं देखेंगे यहाँ पे। यानी कि तांबा कैसी है? मुलायम धातु है, लेकिन उसको सख्त करना हो, कठोर करना हो तो उसमें क्या मिला दिया जाता था? उसमें
टिन मिला दिया जाता है और टिन मिलाने से क्या बन जाती थी, वो कांसा बन जाती थी और कांसा अपेक्षाकृत थोड़ा सा कठोर धातु होती है। हड़प्पा का हाथी दांत का कंघा जो ओमान के तट पर पाया गया, यानी 7 सेंटीमीटर लंबा कंघा है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। लेकिन ये कहाँ पर पाया गया है, ये पाया गया है, ये पाया गया है यह पाया गया है ओमान के तट पर पाया गया है। उन्होंने इस तरह के व्यापार को संचालित करने के लिए स्थल मार्ग एवं नदियों तथा अधिक दूरवर्ती गंतव्यों के लिए समुद्री रास्तों का उपयोग किया। यह भारत की प्रथम गहन समुद्री गतिविधि थी। वास्तव में गुजरात और सिंध के तटवर्ती क्षेत्रों में कई हड़प्पाई बस्तियां स्थित हैं। गुजरात में स्थित यह लघु बस्ती लोथल में आश्चर्यजनक रूप से 217 मीटर लंबी और 36 मीटर चौड़ाई का एक विशाल बेसिन पाया गया है। इसकी लंबाई फुटबॉल के 2 बड़े मैदानों से थोड़ी अधिक ही है। इस बेसिन में बंदरगाह जैसी संरचना अवश्य रही होगी, जिसका इस्तेमाल नाव के माध्यम से वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए किया जाता होगा। इस प्रकार के व्यापार स्तर के व्यापार में यह आवश्यक था कि व्यापारी अपने सामान को और एक दूसरे को पहचाने। अनेक बस्तियों की खुदाई में मिली हजारों की संख्या में छोटी मोहरों का मुख्य उपयोग यही रहा होगा। ये मोहरें एक मुलायम पत्थर स्टीयराइट की बनी थी जिन्हें गर्म कर कठोर बनाया जाता था। यानी कि स्टीयराइट क्या होते थे, एक मुलायम पत्थर होते थे जिनको गर्म करके कठोर बनाया जाता था। मोहरों का इस्तेमाल किस लिए होता था, मोहरों का इस्तेमाल होता था कि अपनी वस्तु, निर्यात की गई वस्तुओं और आयात किए गए सामानों को पहचान सके, इसलिए उन्होंने मोहरों का इस्तेमाल किया होगा। और मोहरों को बनाने के लिए ज़्यादातर किसका इस्तेमाल होता था, स्टीयराइट का इस्तेमाल होता था। इनकी माप केवल कुछ सेंटीमीटर है। सामान्यतः इनके ऊपर जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, किंतु इन पर लेखन प्रणाली के कुछ संकेत भी मिलते हैं। यानी कि जानवरों के चित्र के साथ साथ इन मोहरों पर जानवरों के भी चित्र बनाए दिखते हैं। इस लेखन प्रणाली और पशुओं के चित्रों के प्रतीकों के अर्थ को अभी समझा जाना बाकी है, पर यह निश्चित है कि ये किसी प्रकार के व्यापार की गतिविधियों से संबंधित हैं। यहाँ पे आपको कुछ मोहरें दिख रही होंगी स्क्रीन पर। इसमें बाएं से हम दाईं तरफ अगर बढ़ेंगे तो पहली मोहर में एक श्रृंगी पशु दिखाई दे रहा है, एक श्रृंगी का मतलब जिसके एक सींग है, फिर बैल दिख रहा है, फिर सींग वाले बाघ को दिखाया गया है। ऐसी कई सारी मोहरें यहाँ पे दिखाई गई हैं। प्राचीन जीवन की अगर बात करें तो पुरातत्ववेत्ता हड़प्पावासियों द्वारा निर्मित और उपयोग की गई इन वस्तुओं को सामने लेकर आए हैं। यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रही हैं। एक कांसे का दर्पण है यानी शीशा है, एक पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा का पात्र है, दोनों धौलावीरा से मिले हैं। यानी कि अगर पूछा जाए आपसे कि कांसे का दर्पण कहाँ से मिला है तो ये दोनों के दोनों धौलावीरा से। यानी कि आगे हम बढ़ते हैं। इस चित्र में भार तौलने के कुछ पत्थर और एक कांस छेनी, ये भी दोनों धौलावीरा साइड से मिले हैं। अब इस वाले चित्र में अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 25 सेंटीमीटर की लंबाई वाले एक पत्थर पर उकेरा गया खेल बोर्ड धौलावीरा से भी प्राप्त हुआ है, जो कि लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी पट्टी की सीटी इसके बगल में दिखाई दे रही है, जो कि करनपुरा राजस्थान से प्राप्त हुई है। हड़प्पा वासियों ने वयस्कों और बच्चों दोनों के मनोरंजन के लिए अनेक खेल तैयार किए थे। यहाँ पे ये दोनों चित्र में जो आपको वस्तुएं दिख रही हैं ये खेल से संबंधित हैं। दाहिनी तरफ चित्र में आपको एक सीटी दिखाई दे रही है जो कि लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी है, और बाईं तरफ एक खेल है ना, जैसे आजकल आप कैरम खेलते हो, चेस खेलते हो, लूडो खेलते हो, उसी टाइप का ये भी कोई खेल रहा होगा। ये दोनों क्रमशः धौलावीरा और करनपुरा से मिले हैं। अगले चित्र में आप देखेंगे तो ये तो काफ़ी है ना चिरपरिचित मूर्ति है जो कि सबसे बाईं तरफ दिखाई दे रही है। ये एक छोटी मूर्ति जिसे प्राय पुरोहित राजा कहा जाता है। यद्यपि मालूम नहीं कि प्रतिमा किसकी है। स्वास्तिक दर्शाती हुई मोहर अगले चित्र में है और शक्तिशाली पशुओं से घिरे ऊंचे स्थान पर बैठे त्रिमुखी देवता को तीसरे चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की एक लघु कांस्य प्रतिमा कांसे की बनी है जो कि 10.8 सेंटीमीटर ऊंची है। नमस्ते की मुद्रा में बैठी एक पक्की मिट्टी की मूर्ति एक पात्र पर प्यासे कौवे की कहानी को दर्शाता चित्रण दिखाया गया है, जिसमें वह पात्र के निचले हिस्से से जल को पीने के लिए एक चतुर तरीका निकालता है। और ये सारी की सारी वस्तुएं लोथल से प्राप्त हुई हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि लोथल वर्तमान में भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर है
लोथल के पात्र पर दर्शाई गई कहानी को पूरा कीजिए। आपके विचार से इस कहानी को 4000 से अधिक वर्षों से क्यों याद किया जाता रहा। नर्तकी की लघु प्रतिमा पर विचार कीजिए। इस लघु प्रतिमा की भाव भंगिमा से आप क्या समझते हैं। पूरी बाँह को ढकने वाली उसकी उन चूड़ियों को ध्यान से देखिए जो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में अभी भी महिलाएं पहनती हैं। अंत अथवा नई शुरुआत। 1900 संवत पूर्व, सामान्य संवत पूर्व के आसपास इस सिंधु सरस्वती सभ्यता की सभी उपलब्धियों के बावजूद उसका ह्रास हो गया। इसके नगर एक के बाद एक खाली होते गए। यदि कोई निवासी वहाँ रहे भी तो उन्होंने परिवर्तित वातावरण में ग्रामीण जीवन शैली को अपनाया। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती सरकार या प्रशासन विद्यमान नहीं रहा। धीरे धीरे हड़प्पावासी हजारों नहीं तो सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी वस्तुओं के रूप में बिखर गए, इधर उधर भग गए। इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। पुरातत्ववेत्ताओं ने इसके अनेक कारण बताए हैं। यानी कि इस सभ्यता के 1900 सामान्य संवत पूर्व में धीरे धीरे पतन हो गया। उसके कारण क्या थे, इस बात को लेकर के कई सारे विचार सामने हैं। बहुत समय पहले यह सोचा गया कि युद्ध या आक्रमण ने इन नगरों को ध्वस्त किया होगा, लेकिन युद्ध या आक्रमण के कोई निशान नहीं मिलते। जहाँ तक प्रमाणों की बात है, हड़प्पा वासियों ने वास्तव में कभी भी कोई सेना युद्ध के हथियार नहीं रखे। यह अपेक्षाकृत एक शांतिपूर्ण सभ्यता प्रतीत होती है। वर्तमान में दो कारणों पर सहमति है। पहला तो 2200 सामान्य संवत पूर्व से विश्व को अत्यधिक प्रभावित करने वाली जलवायु संबंधी परिवर्तनों से वर्षा में कमी, शुष्कता की स्थिति उत्पन्न हुई। इसने कृषि कार्य को अधिक कठिन बनाया होगा और नगरों की ओर खाद्य आपूर्ति में कमी आई होगी। दूसरा कारण है सरस्वती नदी का मध्य बेसिन सूख गया। वहाँ कालीबंगा और बनावली जैसे नगर अचानक छोड़ दिए गए। इसमें अन्य कारण भी रहे होंगे, क्योंकि ये दो कारण हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने कल्याण के लिए अपनी जलवायु और पर्यावरण पर कितने निर्भर हैं। यद्यपि नगर लुप्त हो गए, लेकिन हड़प्पा की संस्कृति एवं प्रौद्योगिकी अधिकांशता बची रही और यह भारतीय सभ्यता के अगले चरण में पहुँच गई, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे फिर से आपको मैं चैप्टर को रिमाइंड कर देता हूँ, जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है। सिंधु हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यानी कि ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा वासियों ने कुशल जल प्रबंधन, विविध शिल्पों और सक्रिय व्यापार के साथ सुनियोजित नगरों का निर्माण किया। यानी कि उनके नगर कैसे थे, वेल प्लान्ड थे। और उसके बाद उपजाऊ कृषि से नगरों को विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त हुई। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु इस चैप्टर से जो जुड़ा है, इस सभ्यता का जलवायु संबंधी और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण अंततः ह्रास हो गया। वो लोग ग्रामीण जीवन शैली की ओर पुनः लौट गए। तो ये तो रहा चैप्टर 6। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये चैप्टर अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ साझा करो और